खास चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ। आपके बच्चों के भविष्य के बारे में ये बहुत ज़रूरी बात है। बच्चों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, उनकी ज़िद के लिए, उनकी ख्वाहिशों के लिए, उनके सपनों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हम कमाते हैं। आप में से जो पेरेंट्स हैं वो तो स्पेशली जानते हैं कि हम उनके लिए कितना कुछ करते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो हम हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, शायद नहीं करना चाहिए या गलत हो सकता है, उस बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। आप अगर चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद चुके हैं, उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। इससे पहले एक ज़रूरी बात मैं बता दूं आपको कि मैं एक लाइसेंस्ड इंश्योरेंस एडवाइज़र तो हूं, लेकिन एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। इसलिए कोई भी निर्णय पर पहुंचने से पहले, उस पर अमल करने से पहले, उस पर एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या अपने अकाउंटेंट से ज़रूर सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे। कोई भी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस का डिसीजन ये मार्केट रिस्क के अधीन ही होता है, तो इसके लिए सतर्क रहे, सावधान रहे। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि चाइल्ड पॉलिसी बहुत ही बुरा डिसीजन होता है, एब्सोल्युटली बैड इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जबकि मैं खुद इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। मैं चाइल्ड पॉलिसी लेने के खिलाफ क्यों हूँ? ये क्रिएटिवली मार्केट किया जाता है आपके एजेंट के थ्रू। एक एजेंट जो आपकी पहचान का है, आपका शायद दोस्त है करीबी, वो आपके पास आता है और बच्चों के लिए गिफ्ट के तौर पर ये पॉलिसी खरीदने की जिद करता है और आप खरीद भी लेते हो। जिस तरह से आप अपने बच्चों के लिए ड्रेस गिफ्ट खरीदते हैं, कभी गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, उसी तरह से एक आप सोच रहे हैं कि मैंने एक पॉलिसी भी खरीद ली और उस तरह से आप उस पॉलिसी को खरीदते हो। मेरे एक दोस्त की कहानी यहाँ पर मैं बताऊँगा। बहुत ऑफिस में मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है और कहानी कोई बहुत खास नहीं है, काफ़ी कॉमन सी कहानी आपके आसपास भी होती होगी। इस दोस्त के मेरे 2 बेटे हैं। वो 1 साल में इंश्योरेंस पॉलिसी के अधीन तकरीबन 80,000 रुपये का प्रीमियम भरता है। 20,000 अपनी पॉलिसी का, 20,000 अपनी वाइफ के नाम की पॉलिसी का, 20,000 अपने छोटे बच्चे की पॉलिसी का और 20,000 अपने बड़े बच्चे की पॉलिसी का। उसके हिसाब से उसने बहुत अच्छी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग की है। चारों के नाम से एक पॉलिसी निकाल के 20-20 हज़ार रुपये साल के वो इंश्योरेंस में प्रीमियम भर रहा है। तो इसके नुकसान क्या है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि इसके नुकसान क्या है, और इसी पॉइंट्स पर मैं आगे बात कर रहा हूँ। तो किसी भी इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि उसका जो सम एश्योर्ड होता है, उसकी जो रिस्क अमाउंट होती है, वो पेएबल होती है ऑन द डेथ ऑफ लाइफ इंश्योर्ड। मतलब जिस व्यक्ति के नाम पर वो पॉलिसी है, उसकी मृत्यु के केस में ही इसके पैसे या सम एश्योर्ड जो है ये मिलते हैं। तो इंश्योरेंस का जो सम होता है वो उस व्यक्ति की जो लायबिलिटीज़ है, उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, उनको पूरी करने के लिए वो पैसे काम में आते हैं अगर उस व्यक्ति की अचानक से मौत हो जाती है किसी कारणवश। लेकिन बच्चों के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती, तो उनकी डेथ रिस्क या उनके मृत्यु की रिस्क हम कवर भी क्यों कर रहे हैं और आखिर उनके मृत्यु के बारे में सोच भी क्यों रहे हैं? कोई ज़रूरी नहीं है सोचना कि उनके मृत्यु के बाद उनकी लायबिलिटीज़ का क्या होगा। उन पर लायबिलिटीज़ आने में अभी काफ़ी टाइम होता है। उनकी पॉसिबिलिटी डेथ की एज के हिसाब से बहुत कम होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम ये रिस्क के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं। व्यक्ति की जितनी उम्र ज़्यादा होती है उतना उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है, ये सब आप भली भांति जानते हैं। लेकिन बच्चों के डेथ की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसलिए उनकी पॉलिसी मिलना, टेक्निकली पॉलिसी मिलना बहुत आसान होता है। इस कारण से एजेंट्स भी आपके पीछे पड़ जाते हैं कि ये पॉलिसी आप ले लो। अगर डेथ हो भी जाती है किसी व्यक्ति की जिसके नाम पर वो पॉलिसी है, और अगर वो माइनर है या बच्चा है, उसकी डेथ से क्या हमको पैसे कमाने हैं? वो बहुत ही दर्दनाक घटना होगी किसी फैमिली में जहाँ पे बच्चों की मौत हो जाए, लेकिन उसके ऊपर हमको पैसे कमाने की क्यों इच्छा हो रही है? ये मेरे ख्याल से काफ़ी गलत इच्छा है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी आपने एक गिफ्ट के तौर पर खरीदी है आपके बच्चों के नाम, लेकिन ये उनके लिए प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकती है। ये किस तरह से, ये जानिए। एक पेरेंट जब एक बच्चे के लिए पॉलिसी लेता है अपने बच्चों के नाम पर, तो वो अपनी पॉलिसी में कम पैसे डालता है क्योंकि उसके पास पैसे की वजह से कमी हो जाएगी, क्योंकि कुछ पैसे बच्चों की पॉलिसी के नाम नहीं लग गए, कुछ पैसे शायद वाइफ की पॉलिसी के नाम पे लग गए, तो अपने नाम पे जो पॉलिसी है उसमें वो कम पैसे डालेगा। लेकिन वो बाहर जाता है कमाने के लिए, दुनिया में घूमता है, रिस्क को एक्सपोज होता है। जो बाहर जाके आदमी कमा रहा है उसकी लाइफ की रिस्क ज़्यादा है बच्चों की तुलना में, या हो सकता है इवन वाइफ की तुलना में। अगर वाइफ बाहर जाके काम नहीं कर रही है, अर्निंग मेंबर नहीं है, तो टेक्निकली उनकी लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस तरह से समझा जाता है। तो उस फैमिली के हेड की अगर मौत हो जाए, तो उस फैमिली का जो हेड है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्क कवर हमको चाहिए, ना कि बच्चों के ऊपर। तो वो रिस्क का कवर जो है या इंश्योरेंस के जो पैसे हैं वो कम मिल सकते हैं फैमिली को, क्योंकि पैसे इंश्योरेंस प्रीमियम के स्प्लिट हो गए, कुछ बच्चों के नाम पे और कुछ पेरेंट के नाम पे। कभी कभी शायद पेरेंट के नाम पर पॉलिसी थी ही नहीं, सिर्फ बच्चों के नाम पर थी। उस केस में क्या होगा, अगर पेरेंट की मौत हो जाती है, उनका रिस्क कवर छोटा होने के कारण कम पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस के, लेकिन जो बचे हुए फैमिली मेम्बर्स हैं, सर्वाइविंग फैमिली मेम्बर्स हैं,
वो उस पैसों में अपना खर्चा ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे। और वो पॉलिसी एक्टिव ही रहती है, बच्चे के नाम पे जो पॉलिसी है वो पेरेंट की मौत के बाद भी एक्टिव रहती है। तो उस पॉलिसी का प्रीमियम किसी ना किसी को भरना होगा जो जीवित है। मान लीजिए कि पति की मौत होती है तो पत्नी की जिम्मेदारी हो जाती है उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखने की, उस पॉलिसी का प्रीमियम भरने की। तो पॉलिसी का प्रीमियम भरने की जिम्मेदारी तो आ गई, लेकिन पॉलिसी के प्रीमियम जो भर रहा था वो व्यक्ति तो फैमिली में है नहीं। ये बहुत ही गलत सिचुएशन में हम पड़ सकते हैं। ये ऊपर की जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि पॉलिसी की प्रीमियम तो भरनी है लेकिन पेरेंट की मौत हो चुकी है, तो उसके लिए उस पॉलिसी में एक राइडर भी आपको बेचा जाता है एजेंट की तरफ से, उसका प्रीमियम वेवर राइडर कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर जो पैसे भर रहा है, जो प्रीमियम भर रहा है, उसकी डेथ के केस में ये प्रीमियम हम नहीं लेंगे, लेकिन वो भी एक एडिशनल कॉस्ट पे आता है, उससे प्रीमियम पहले दिन से बढ़ जाता है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता कि प्रीमियम वेवर लिया जाए। चौथी बात है, द चाइल्ड पॉलिसी हैज़ अ वेटिंग पीरियड ऑफ 15 to 20 ईयर्स। किसी बच्चे के नाम पे जो 5 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है, पॉलिसी बेची जाती है तो 15 से 20 साल का वेटिंग पीरियड आ जाता है, जिससे पहले पे आउट शुरू नहीं होगा। हो सकता है बच्चा 10th में हो तब पहला पे आउट आएगा, फिर 12th में जाएगा अलग पे आउट आएगा, और फिर आखिरी पे आउट आएगा जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा। तो इतने साल रुकने के बाद भी इस पॉलिसी का रिटर्न रेट अगर देखा जाए तो वो 4-5-6% के आसपास आता है। और इतने लंबे होल्डिंग पीरियड में अगर हम रुकने को तैयार हैं तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में जैसे निफ्टी के इंडेक्स में अगर हम इन्वेस्ट करें तो दुगना रिटर्न आ सकता है, 10 से 12% का रिटर्न आ सकता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में भी रिस्क होती है, लेकिन अगर लंबे पीरियड में के लिए रुकने की किसी की कैपेसिटी है तो रिटर्न आता ही आता है। ये हिस्ट्री में प्रूव किया जा चुका है। ठीक है, तो चारों रीजंस मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा। कवरिंग अ रिस्क ऑफ लाइफ दैट इज नॉट एक्सपोज टू रिस्क। जो बच्चा रिस्क को एक्सपोज नहीं है उसकी रिस्क कवर हो रही है। जो पेरेंट रिस्क को एक्सपोज हो रहा है उसकी रिस्क एडिक्वेटली कवर नहीं हो रही है, थोड़ी कम कवर हो रही है या शायद हो ही नहीं रही है। पॉलिसी एक लायबिलिटी बन सकती है फैमिली मेंबर्स पर अगर हेड ऑफ फैमिली नहीं रहा, और रिटर्न बहुत ही लो आता है 20 साल रुकने के बाद भी। ये चारों पॉइंट्स बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं इस तरह की पॉलिसी खरीदने से। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। अगर आप सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी पॉलिसी ले रखी है तो आपने क्या करना है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीमियम भरना बंद मत करिए, क्योंकि ये डिसीजन मैं नहीं दे सकता। अब अगर आप प्रीमियम भरना बंद करते हैं और 3 साल से पहले अगर ये पॉलिसी का प्रीमियम आप बंद करते हैं तो आपको 0 रिटर्न्स मिलते हैं। पॉलिसी बंद हो जाएगी लेकिन आपको रिटर्न्स कुछ भी नहीं मिलेंगे। 3 से 6 साल के बीच में अगर आप ये पॉलिसी बंद करते हैं तो हो सकता है थोड़ा पैसा आपको रिटर्न आ जाए, जो आपने भरा है उसका 30 to 50% प्रीमियम आपको वापस मिल जाए, लेकिन वो भी नुकसान ही हुआ। इतने साल रुकने के बाद अगर कम पैसा आपको वापस आ रहा है तो वो भी नुकसान ही है। पॉलिसी थोड़ी ओल्ड हो चुकी है, 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल हो चुके हैं, तो 60 या 80% तक प्रीमियम पीछे आपको वापस मिल सकता है। तो ये एक बहुत केयरफुली कंसिडर कीजिए कि ये सारे लॉसेस क्या है, इसके फ़ायदे क्या है। अगर मैं पॉलिसी सरेंडर करता हूँ तो जो कैश आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, उस कैश से या उस फंड से क्या आप कुछ और मीनिंगफुल करना चाहते हैं या कर सकते हैं। जैसे अपने नाम पे एक टर्म इंश्योरेंस ले लिया, फैमिली के हेड के नाम पे एक टर्म इंश्योरेंस ले लिया, या किसी बिजनेस में आपको डालना है पैसा, या किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, या घर का आपको डाउन पेमेंट करना है, उसके लिए कैश यूज़ होगी। तो उस केस में शायद ये वाइज डिसीजन हो भी सकता है कि लॉस झेल के भी हम इस पॉलिसी को बंद करें, लेकिन ये बहुत केयरफुली आप डिस्कस करिए फैमिली के साथ, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, क्योंकि आपको लॉस लेना पड़ेगा। और अगर पॉलिसी खत्म होने के करीब है फिर तो मत करिए, उसको खत्म होने दीजिए। जो भी वो रिटर्न देगी, पुरानी पॉलिसीज अच्छा रिटर्न भी देती है जब इंटरेस्ट रेट्स अच्छे थे। तो दोबारा सोचिए बिफोर परचेसिंग न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन। ये तो आप कर ही सकते हैं, अभी जो आपने खरीद ली है वो खरीद ली है। आगे की चाइल्ड पॉलिसी खरीदते समय या खरीदने से पहले प्लीज़ इन 4 पॉइंट्स के बारे में सोचिए, और हो सके तो अपने नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस, और उसमें से भी टर्म इंश्योरेंस खरीदिए। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक पॉलिसी का मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये एक चाइल्ड पॉलिसी का एग्जाम्पल है, चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान। इसमें कंसिडर किया है मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 5 साल की उम्र का एक बच्चा है जिसकी पॉलिसी निकाली गई है। सम एश्योर्ड मैंने कैलकुलेशन के लिए 10 लाख रखा है, तो प्रीमियम आता है 54,850 पहले साल में और 53,850 अगले साल से। और इसका पे आउट आता है जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तब 2 लाख का पे आउट आता है, 20 साल का हो जाता है तब 2 लाख का पे आउट आता है, 22 साल का होता है तब 2 लाख का पे आउट आता है, और आखिरी पे आउट आता है फाइनल जो मैच्योरिटी है पॉलिसी की 25 साल में, जब बच्चा 25 साल का हो जाता है, दैट इज़ 12,50,000, 12,50,000। तो कुल मिला के 18,50,000 रिटर्न आता है और भरे जाते हैं 10,78,000। तो इसका रिटर्न अगर देखा जाए XIRR के कैलकुलेशन से तो 5.77% रिटर्न आता है, जो कि FD से भी कम है। इस तरह का रिटर्न हमको आता है। उसी दौरान हमने अगर देखे, मैंने एक एग्जांपल डेट भी ली है, 2005 को अगर कोई ये पॉलिसी शुरू करता है तो 2025 में ये पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। उस दौरान निफ्टी
₹2000 2080 से लेके 19,000 तक आ गया है, 9 गुना बढ़ गया है, 11.69% एनुअलाइज्ड रिटर्न के हिसाब से बढ़ा है। अगर यही पैसे हम निफ्टी में इन्वेस्ट करें तो मैं एक आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। तो 2080 जब निफ्टी था, उस साल 2005 में हम 26 यूनिट खरीदते इस फंड के, अगले साल 18 यूनिट, अगले साल 13 यूनिट, अगले साल 8 यूनिट, इस तरह से कम ज़्यादा यूनिट हम खरीदते जाते और अंत तक हमारे पास 180 यूनिट्स अब तक जमा होते। और अगर मैं पे आउट ले भी लूँ 2 लाख 2 लाख 2 लाख में, इसमें से अगर 3 साल ले भी लूँ जिस तरह से मैंने इस पॉलिसी में लिया था, उसके बावजूद पॉलिसी ने मुझको 12 लाख रुपए का पे आउट दिया है, लेकिन मेरे फंड में 32 लाख की राशि जमा है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर हम करें तो हमारा पैसा बढ़ने की संभावना ज़्यादा है अगर हम उसको इन्वेस्ट करें किसी लॉन्ग टर्म फंड में, ना कि इस तरह की कोई पॉलिसी में जिसका रिस्क की तरफ से कोई हमको बेनिफिट नहीं है या फ़ायदा नहीं है और रिटर्न्स की तरफ से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चाइल्ड पॉलिसी इससे आगे ना ले, और इसके बारे में आपकी कोई भी अगर राय है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं जवाब देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। धन्यवाद। दिस इज़ अविनाश यादव साइनिंग आउट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।